हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बच्चे स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम 7th चैप्टर है उसको आगे से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे आपको इस तरह से कंटिन्यू करवाऊँगी। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि क्या है, मतलब तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको उपयोग में लेते हैं। जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबाया जाए तो इसका बल्ब जो है वो बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इसमें बता रखा है कि ये एक बीकर है, इसको पानी से भर रखा है। अगर ये थर्मामीटर इसमें रखे तो इसके जो नीचे सतह है ना, उसमें टच नहीं होना चाहिए, उसके थोड़ी सी ऊंचाई पर ही रखना चाहिए, पर हाँ जल में डूबा हुआ आना चाहिए। दूसरा तरीका है कि चित्र की भांति तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर की स्थिति में, यहाँ क्षैतिज की स्थिति में ऐसा होता है, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर की स्थिति में ही रखना चाहिए। तिरछा वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह से जल में डूबा हुआ हो तो तभी बढ़ा जाना चाहिए। मतलब हम जो पाठ्यांक नोट करें उससे पहले ये देख लेना होगा कि जो बल्ब है वो आगे थर्मामीटर के लिए वो पूर्णतः जल में डूबा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही हम पाठ्यांक को नोट करेंगे। तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव्य स्तंभ के स्तर की सीधी में होनी चाहिए। यानी कि अगर हम पाठ्यांक को पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं तो वही आँख की स्थिति और इस जहाँ तक वो टेम्परेचर का आके रुका हुआ है, द्रव्य रुका हुआ है, वो एक आँख की स्थिति मतलब एकदम सही परफेक्ट उसकी सीध में ही पाठ्यांक को नोट करने के बारे में बताया गया। उसकी सीध के अनुसार ही पाठ्यांक को नोट करना चाहिए। फिर बता रखा है कि क्रियाकलाप 7.3 दे रखा है कि किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए। तापमापी जल में इस प्रकार डुबोए कि तापमापी का बल्ब जो है वो जल में डूबा हो, लेकिन सतह से स्पर्श नहीं करना होना चाहिए। तापमापी में द्रव्य स्तंभ पर चढ़ना देखिए। मतलब जब तक स्तंभ का मतलब ये है कि जो थर्मामीटर ले रखा है आपने, एक थर्मामीटर ले रखा है ऐसे, उसमें अगर उस बल्ब को हमने इसमें डुबो रखा है जल में तो उसका जो द्रव्य है वो फैलना शुरू होगा ना, तो उसके बारे में बताया कि तापमापी में द्रव्य स्तंभ का चढ़ना देखिए और तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक तापमापी में द्रव्य स्तंभ चढ़ना बंद न कर दे, यानी कि एक जगह आके स्थिर न हो जाए। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो भी नहीं है कि बहुत टाइम तक उसको देखते रहें, तो वो नॉर्मली पानी गुनगुना ही है, नॉर्मल ठंडा होते जाएगा, रूम टेम्परेचर रहेगा, तो जैसे ही वो पाठ्यांक नीचे गिरता जाएगा पुनः। तो आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा किए गए पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, द्रव्य स्तंभ है वो पुनः गिर जाता है, अपनी स्थिति में आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी बल्ब में डूबा हो, जल में डूबा हो, बल्ब जो है वो जल में डूबा हुआ हो। अब इसमें ये हमें कुछ बता रखे हैं, प्रैक्टिकल के तौर पे समझा रखा है। इसमें आप शिक्षक के द्वारा नीचे दी गई 2 प्रयोग व्यवस्थाएं दी गई जो अपने यहाँ वैसे भी लैब में रखी होती हैं। लैब में इनका प्रयोग भी करवाते हैं 11th-12th वाले बच्चों को। अपनी बारी आने पर एक एक पाठ्यांक को नोट करने के बारे में बताया गया। जो हमने पीछे 2 पैराग्राफ में पढ़ा है ना, 7.4 और 7.5 क्रियाकलाप में, वही स्थिति हमें इसमें बता रखा है, वही बता रखा है चीज़ें कि ऐसे पढ़ना है। फिर हम पढ़ते हैं आगे कि क्रियाकलाप है वो है 7.6 यानी 7.6 में बता रखा है। फिबान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के ताप मापने के लिए प्रायोगिक जो सेटअप है ना उसकी व्यवस्था की। शिलोंग ने फिबान और उसके सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के ताप के पाठ्यांक जो ये तालिका है उसमें नोट किए। जैसे फिबाम ने लिए तो उसका आया सेमफांग का 98 डिग्री सेल्सियस, बनस्टर का 97 डिग्री सेल्सियस, सबका क्या है अलग अलग आ रहा है। तो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल जो है वो जल के तापों की तुलना कीजिए। विद्यार्थी द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है, अंतर के संभावित कारणों का परस्पर विचार विमर्श कीजिए और संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया हो। तो इसमें बता रखा है कि एक उबलते जल को लिया गया, उसमें इन सब बच्चों का नाम बता रखा है, उसने सबने टेम्परेचर को नोट किया और सबका अलग अलग आया। तो इसके बारे में आप विचार कीजिए कि क्या सिचुएशन है, ये क्या ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से प्रत्येक का टेम्परेचर जो वो अलग अलग आया है। जैसे इसमें 2 बच्चों का सेम देख रखा है, 90 है ना, 97.8 97.9, तो ये नॉर्मली इतना आ सकता है। इसमें दोनों का सेम दे रखा है, लेकिन थोड़ा अंतर आने का रीज़न ये है, एक तो गर्म जल है तो हो सकता है गर्म जल सब इसकी बारी यहाँ, जैसे इसकी आ रही है ना, तो इसकी बारी यहाँ तक आने में
जल भी तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, रूम टेम्परेचर के अनुसार गर्म जल है तो रूम टेम्परेचर पर आने की कोशिश करेगा तो थोड़ा वो उसका टेम्परेचर वैसे कम हो जाता है। एक तो वैसे भी कम आ सकता है, दूसरा हो सकता है कि उन्होंने थर्मामीटर को सही नहीं पकड़ा हो, या थोड़ा एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर सीधा रखना होता है, सीधा रख के थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो उसका ज़्यादा आएगा, तो ये भी हो सकता है। तो ये आप आपस में मतलब वार्तालाप करके पता लगाए कि आपने सही लिया है नहीं लिया है, तो क्या गलतियां की आपने, ये सब बताया। फिर तय है वायु का तापमान हम कैसे मापते हैं। आपने अपने विद्यालय प्रयोगशाला में चिकित्सा के क्लिनिक में और तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में 7.5 में ये जो हमने देखे थे ना, इनमें दर्शाया गया है। ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं। इन्हें कक्ष तापमापी कहते हैं, यानी कि जो कक्ष के तापमान को बताते हैं उन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। क्या आपने समाचार पत्रों या टीवी के समाचारों में इंटरनेट और मौसम पूर्वानुमान देखेंगे। हम देखते हैं कि आजकल सूचनाएं आती रहती हैं, मैसेज तक आते हैं कि टेम्परेचर के अनुसार कि अब मौसम इतना बदलने वाला है, अब इतने घंटे में इतना हो जाएगा, वो बताते हैं ना। इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु दाब की जानकारी दी जाती है। अब क्रियाकलाप 7.7 दिखा रखा है कि किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए और अथवा सुनिए। प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम न्यूनतम ताप को हम एक तालिका देकर उसमें नोट कीजिए। तालिका में अंकित डाटा का विश्लेषण फिर नोट करके विश्लेषण कीजिए कि आप कि हर बार जो टेम्परेचर में कितना अंतर आता है, क्या आता है, ये हमें तालिका बता रखिए। आप प्रत्येक दिन 1 से 10 दिन तक लगातार हमें जो मौसम विभाग से जो टेम्परेचर बताया जाता है वो नोट करते जाइए। क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे हैं। चूँकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्राय ये ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते हैं, यानी कि 24 घंटे में, 12 घंटे में, 1 घंटे में ही बदलते रहते हैं। तो 10 दिनों में तो कोई भी एक डे ऐसे नहीं हुआ जिसमें आपको समान मिलेगा, ये समान दिखने को मिलेगी टेम्परेचर। सामान्य जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है, और जैसे जैसे ठंड का मौसम आता है, शीत ऋतु निकट आती है तो टेम्परेचर घटता है, यानी कि ताप घटता है। ये चीज़ें इसमें बताई गई। वायु ताप मापन की कई विधियाँ हैं, मौसम वायु दाब पर निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये बता रखे हैं कि इसमें बहुत सारे उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पे एक वैज्ञानिक है अन्ना मणि, जिसके बारे में बता रखा है कि जिनका जन्म 1918 में होता है, 2001 में इनकी मृत्यु होती है। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार किया और इनका आविष्कार भी किया और इन उपकरणों का निर्माण भी किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी राष्ट्रों में से सम्मिलित हो गया। ये कारण क्या है कि इनकी वजह से आज हम जो है वो नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो 7 कंप्लीट हो जाता है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हमारी शॉर्ट सीरीज चल रही है, उस पेज के माध्यम से हम कंप्लीट करवा देंगे वो। तो आपको बताना वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा, वो समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी कंटिन्यू इस तरह से आगे वीडियो बनाती रहूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।